तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ चालाक किसान और चार चोर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में रामदास नाम का एक भोला भाला व सीधा साधा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, अब मेरे बाल बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते थे और फसल की उचित कीमत नहीं देते थे। यही कारण था कि वह फटेहाल रहता था। सुनो रामदास, तुम्हारी फसल केवल देखने में ही अच्छी है, लेकिन इसमें कीड़े लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 रुपये दे सकता हूँ, बोलो मंजूर है? मंजूर है लाला जी, आप भला झूठ क्यों बोलेंगे? घर लौटने पर बस 20 रुपये? इन 20 रुपयों से खर्च कितने दिन चलेगा जी? अरे भगवान, फसल देखने में ही अच्छी और बहुत अधिक थी, लेकिन इसमें कीड़े लग चुके थे। भला हो सेठ धर्मचंद का, जो उन्होंने 20 रुपये दे दिए, वरना दूसरा तो 5 रुपये भी नहीं देता। बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार की गुजर बसर कर पाता था, लेकिन उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती थी। एक बार दशहरे के दिन रामदास दुर्गा माता के दर्शन करने मंदिर में गया। इससे पहले उसने दुर्गा माता की मूर्ति कभी नहीं देखी थी। दुर्गा माता की सुंदर मूर्ति और 10 भुजाएं देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने पहले माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर भोलेपन से कहा, हे माँ दुर्गा, तुम्हारे तो 10 हाथ है और 10 हाथों में कोई ना कोई हथियार है। यह तो बताओ कि यदि तुम्हें जुकाम हो जाए और नाक बहने लगे तो तुम पहुँचोगी कैसे? दुर्गा माँ रामदास के भोलेपन पर प्रसन्न हो तुरंत साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गई और मुस्कुरा कर बोली, सुनो रामदास, तब मैं एक हाथ का हथियार धरती पर रख दूंगी और नाक पोंछ लूंगी। अरे दुर्गा माँ तो बहुत चालाक है, कितनी आसानी से मेरा एक प्रश्न का हल कर दिया। कुछ सोचकर रामदास ने दूसरा सवाल किया, माँ तुम्हारे आगे तो इतने सारे फल है और मिठाइयाँ पड़ी है, क्या ये सब तुम ही खाओगी? मैं तो इन्हें छू भर देती हूँ, इन्हें मेरे भक्त लोग ही खाते हैं, क्या तुम भी लोगे? रामदास के मुंह से लार टपकने लगी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, तो दो ना माँ, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। दुर्गा माँ ने अपने हाथों रामदास को भरपेट मिठाइयाँ और फल खिलाए। और लो ना रामदास, देखो कितना स्वादिष्ट है यह लड्डू। बस माँ, और नहीं, वरना मेरा पेट फट जाएगा। इतना तो मैंने आज तक नहीं खाया जितना तुमने आज खिला दिया। फिर रामदास जाने को हुआ तो दुर्गा माँ ममत्व भरे स्वर में बोली, बेटा रामदास, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। हाँ बेटा कुछ भी मांग वर हाँ बेटा कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। रामदास उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में उसे अब तक किसी चीज़ का अभाव न था। भरपेट सत्तू और मांड भात मिल ही जाता था। चिंता किस बात की थी? क्या वर मांगू माँ से? जिंदगी तो कट रही है आराम से। जब सीधे सीधे रामदास की समझ में काफ़ी सोचने विचारने के बाद भी कुछ नहीं आया तो वह भोलेपन से बोला, माँ मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या वर मांगूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी से पूछकर कल मैं तुमसे वर मांग लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। जाओ अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके जो वर चाहिए कल मुझे इसी समय आकर बताना। ठीक है माँ, तो फिर अब मैं चलता हूँ। और दुर्गा माँ से छुट्टी लेकर रामदास तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। वाह, पार्वती सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। वह समझदार है, हो सकता है वही कोई अच्छा सा वर मांगने के लिए मुझे सुझाव दे दे। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। दुर्गा माँ मुझ पर प्रसन्न है, वे वर देना चाहती है। अब तू ही बता, क्या वर मांगू उनसे? आहा, थोड़ा ठहरो, अभी बताती हूँ सोचकर। दुर्गा माँ वर देना चाहती है, यह सुनकर उसकी पत्नी खूब प्रसन्न हो उठी। कुछ देर सोचने विचारने के बाद वह बोली, ए जी सुनो, मैंने सोच लिया है। दुख भोगते भोगते हम परेशान हो गए हैं, इसलिए माँ से धन मांग लेना ताकि आराम से गुजर बसर हो सके। धन? लेकिन धन मांग कर क्या होगा? घर तो आराम से चल रहा है। देखो ना, सत्तू और मांड भात खाकर मैं कितना मोटा तगड़ा हो गया हूँ। पार्वती अपने पति के भोलेपन पर अपना माथा पीटती हुई झल्लाए स्वर में बोली, आपकी इसी मूर्खता के कारण ही तो हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं, वरना जितना परिश्रम आप करते हैं और अन्न उपजाते हैं उससे तो हमारे दिन बड़े आराम से कट रहे होते। अब भी अवसर है, माँ से कल धन ही मांगना, वरना निर्धनता के कारण जीवन भर पछताओगे। अच्छा भगवान, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करूँगा, जाओ अब सो जाओ।
दूसरे दिन वह निश्चित समय पर मंदिर में आ पहुंचा। उसे देखते ही दुर्गा माँ पुनः प्रकट हुई। प्रणाम माँ। दीर्घायु हो बेटा, तुमने अपनी पत्नी से विचार विमर्श तो कर ही लिया होगा। कहो क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन भोला भाला रामदास रात बीतने और मंदिर तक पहुंचने के बीच अपनी पत्नी की बात भूल चुका था। वर मांगने की बात सुनते ही वह अपनी खोपड़ी खुजाने लगा। ओह, क्या वर मांगने के लिए कहा था पार्वती ने, मैं तो भूल ही गया। किस सोच में डूब गए रामदास। जब काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात भी उसे वर में धन मांगने की बात ध्यान में नहीं आई तो वह लज्जित हो उठा। हे माँ दुर्गा, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे चालाक बना दो। अच्छी बात है, तुम चालाक हो जाओगे, पर क्या अपने लिए धन नहीं लोगे। अरे, धन का जिक्र आते ही रामदास चौंक कर उछल पड़ा और वह व्याकुल स्वर में बोला, मैं धन ही तो लेने आया था माँ, पर यहाँ आते आते भूल गया। अब क्या करूँ। तुम सचमुच बहुत बहुत भोले हो। जाओ, मैंने बुद्धि के साथ साथ तुम्हें धन भी दिया। धन्य हो माँ। और रामदास खुशी खुशी घर लौट गया। उस साल रामदास के खेत में खूब उपज हुई। आहा, खूब उपज हुई है, अब हमारे पास धन का अभाव नहीं रहेगा। नियत समय पर फसल की कटाई व सफाई करने के पश्चात रामदास अनाज की बैलगाड़ी में लाद मंडी जा पहुंचा। अरे वह देखो, मूर्ख रामदास अपना अनाज लेकर आ पहुंचा है। चलो सस्ते में सौदा करते हैं, लाभ आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलो। रामदास के सीधे और भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तुरंत पहले की तरह बहुत से व्यापारियों ने उसे घेर लिया। अरे आओ भाई रामदास, क्या लोगे इस अनाज का। अरे भाई, मैं तो ना खरीदूं इसे, दोनों में दानों में कुछ जान नहीं है। हाँ भाई, पहले की तरह इसमें भी कीड़े लगे हैं। किंतु दुर्गा माँ के वरदान से रामदास अब पहले जैसा मूर्ख नहीं रह गया था। अतः व्यापारियों की चालाकी भांपते उसे देर नहीं लगी। ठहरिए सेठ जी, मेरे अनाज का सौदा हो चुका है पूरे 450 रुपये में। हाँ, यदि आप में से कोई पूरे 450 रुपये में, हाँ, यदि आप में से कोई 500 दे तो मैं इसे बेच सकता हूँ। वैसे ये पूरा अनाज 600 का है, सोच लीजिए। क्या। रामदास की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। रामदास का कहना ठीक ही था, वह पूरा अनाज 600 से ऊपर का था। अपनी दाल गलती न देख और रामदास का सबसे उत्तम किस्म का अनाज जान मजबूरन एक व्यापारी ने उसे उचित दाम देकर सारा अनाज खरीद लिया। लो संभालो 500 रुपये और सारा अनाज मेरा हुआ। धन्यवाद सेठ जी। और इस तरह रामदास ने कुछ ही वर्षों में अपनी बुद्धिमानी से ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया। कुछ धन लगाकर उसने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। फिर रामदास और उसके परिवार की जिंदगी आराम से कटने लगी। अब उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं था। लेकिन रामदास पहले की तरह अब भी नेक, मेहनती और दयालु ही था। रामदास के बढ़ते हुए धन पर गांव के चार चोरों की नज़र पड़ गई और वे उनके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। सुनो भाइयों, रामदास ने अपनी तिजोरी में खूब सारा धन जमा कर रखा है। यदि वह सारा धन हमारे हाथ लग जाए तो सारा जीवन आराम से कट जाए। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, आज रात को ही हम उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। तब तक चलो खा पी कर मौज कर लेते हैं। ठीक है। और उसी रात चारों चोर रामदास के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे, रामदास उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही चारपाई पर सोता दिखाई दिया। ओह, यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो वह जाग जाएगा। हाँ चलो लौट चलें, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट पड़े। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थी, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए। ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोल उठा, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी भारी बोरियों को रखेंगे कहाँ। यदि रामदास ने पूरे गांव की तलाशी ली तो। अरे यार, तुम तो पूरे गांवली हो, भला घर में रखने की क्या ज़रूरत है। सीधे बाजार चलेंगे और बेच डालेंगे। हाँ, यह विचार तो अच्छा है। तो फिर चलो उठाओ, एक एक बोरी, कम से कम कुछ दिन तो मौज से कटेंगे। फिर उन चारों ने एक एक बोरी अपने सिर पर रखी और बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन वे चारों चोर इस बात से बेखबर थे कि रामदास उन्हें सेंध लगाकर घर के भीतर घुसते और अनाज की बोरियां ले जाते देख चुका है और इस समय चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। अवश्य ही ये अनाज बाजार में बेचने ले जा रहे हैं, घर में रखने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। चलो यह भी अच्छा है, इन्हें मजा चखाने में मुश्किल नहीं होगी। बाजार पहुंचते पहुंचते पौ फटने लगी थी, अतः बाजार में चहल पहल सी होने लगी थी। चलो यह भी अच्छा हुआ कि चहल पहल आरंभ हो गई, अब मज़ा आएगा।
फिर जब रामदास ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं, तो वह वहीं से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोई लिए जाओगे? थक गए होगे, बस यहीं पर बोरिया रख दो और जाओ। चारों चोरों ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, मारे गए, यह कमबख्त यहाँ कहाँ से आ मरा? दूसरे ही क्षण उन्होंने अनाज की बोरियां वहीं पटकी और भाग खड़े हुए। बेचारे घर तक पहुंचते पहुंचते तो अधमरे हो जाएंगे। चोरों की नज़र से ओझल हो जाने के बाद रामदास ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज के बोरे बेच दिए और रुपये लेकर खुशी खुशी वापस घर लौट गया। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़ गए थे। उफ, कमबख्त ने हमारी पूरी रात काली करवा दी। मेरा तो जी चाहता है कि अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दूं। बोरी ढोने से अभी तक मेरी पीठ दर्द कर रही है। चिंता मत करो, इस बार वह हमारे हाथों बर्बाद होने से नहीं बचेगा। और फिर वे रामदास को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। कुछ ही दिनों बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए रामदास के घर पहुंचे। ध्यान रखना, इस बार हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। चिंता मत करो, आज हम उसे कंगाल करके ही छोड़ेंगे। ठक ठक। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज़ से एक कमरे में सोए रामदास की आंख अब की बार फिर खुल गई। ओह, यह आवाज़ कैसी, देखना चाहिए। खिड़की के बाहर झांकते ही उसका माथा ठनका। ओह, ये तो वही चोर मालूम पड़ते हैं। फिर चोरी के इरादे से आए हैं। ठीक है, इस बार मैं इन्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और जल्दी जल्दी उसे सब कुछ समझाने लगा। सब कुछ अच्छी तरह से समझ गई ना भगवान? हाँ जी, अब तुम चिंता मत करो और लेट जाओ। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे में पहुंचे जहां रामदास और उसकी पत्नी सोए हुए थे। शुक्र है गहरी नींद सोए हैं, और यह भी हमारे लिए अच्छा है कि वे आज तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। चुप रहो, हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चारों ने जैसे ही वहां से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए उस कमरे के भीतर कदम रखा, रामदास की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी। ए जी, उठो, जल्दी उठो। ओह, जल्दी जल्दी छिप छिप जाओ। चोर घबरा कर तेजी से दरवाजे की ओट में जा छिपे। रामदास भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो वास्तव में पत्नी के जगाने पर ही जगा हो। क्या हुआ भगवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। अजी, अभी चौपट हुआ नहीं, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? अजी, मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से तिजोरी से सारा धन निकाल कर कहीं और छिपा दो, कहीं वास्तव में चोर आ टपके तो। सुनकर रामदास हंसता हुआ बोला, अरे भगवान, तुम चिंता मत कर। मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकाल कर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपके और चुरा ले जाते। सुनकर पत्नी प्रसन्न उठी। वाह जी, आप तो वास्तव में बहुत चालाक हो गए हैं। चारों चोरों ने यदि तिजोरी पर हाथ साफ करना चाहा भी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, अब चल सो जा, कहीं चोरों ने हमारी बात सुन ली तो गजब हो जाएगा। उसके बाद वे दोनों पुनः अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रहे चोरों की खुशी का ठिकाना न रहा। चलो, यह भी अच्छा हुआ, अब हमें तिजोरी तोड़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चलो कुएं पर चलते हैं। हाँ चलो, कमबख्त बहुत चालाक बनता था, सुबह उठने पर पता चलेगा। फिर वे चुपके चुपके घर से बाहर निकले और पिछवाड़े बगीचे में मौजूद कुएं के निकट पहुंच गए। चलो जल्दी से रस्सी निकालो और कुएं में उतरो। और कुएं में रस्सी लटकाकर वे चारों एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य ततैये ने अपना घर बना रखा था और रामदास ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए ही उन्हें वहां भेजा था। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे, अपनी शांति भंग होते देख बड़े बड़े ततैये सैकड़ों की संख्या में उनसे लिपट गए। अरे बाप रे, हाय मैं मरा। उफ, मेरी माँ, मुझे बचाओ। बड़ी मुश्किल से वे चारों कुएं से बाहर निकलने में सफल हो पाए, लेकिन तब तक ततैयों ने काट काट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। उफ, उस सुअर रामदास ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। आह, मेरा मुंह, खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्दी ही मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद उन्होंने चुपचाप से सकते कराते अपने अपने घर की राह ली और उन्हें जाते देख रामदास और उसकी पत्नी ने निश्चिंतता की सांस ली।
पाजी अब कई दिन तक नहीं भूल पाएंगे इस सबक को। हाँ चलो अब आराम से चलकर सोएं, कुछ दिनों तक तो अब वे हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत कुछ ठीक हुई तो एक रात वे फिर रामदास से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लेकर आए थे। सुनो, यदि इस बार रामदास ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे खत्म करने में जरा भी नहीं चकना, ठीक है? लेकिन सतर्क रामदास उस समय अपने घर की छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। फिर आ धमके, लेकिन इस बार इनके इरादे भयानक नजर आते हैं। फिर वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। यदि इस समय मैंने पड़ोसियों को आवाज़ लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही ये हमें क्रोध में मार डाले। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। नीचे पहुंचकर रामदास ने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी को जगाया। क्या बात है, क्यों नींद खराब कर दी मेरी? एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। एक एक बात बताओ। उधर चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर ठिठक गए। अगर तुझे लड़का होगा तो उसका क्या नाम रखेगी? ओह, अभी भी दोनों जग रहे हैं। चुप रहो, ध्यान से सुनो क्या बात कर रहे हैं। इधर रामदास के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी, लेकिन मैंने तो उसका नाम मानसिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ भी न समझी। वह उन्नीदी सी बोली, ठीक है, मानसिंह रख लेना, अब सो जाओ। सो कैसे भगवान, अभी तो मैंने दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी फिर झल्ला उठी, उसका नाम चोर रख लेना। वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मानसिंह और दूसरे का चोर। तुम कितनी समझदार हो भगवान। फिर रामदास प्रसन्नता भरे स्वर में आगे बोला, अच्छा एक बात और बता भगवान, यदि किसी समय वे दोनों बाहर चले जाएं और चोर घर में घुस आए तब हम क्या करेंगे? तब तुम दौड़कर उन्हें बुला लाना। गलत भला, उनके आने से पहले तक चोर हमें मार न डालेंगे। मैं तो यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। और रामदास जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे चोर रे जल्दी आओ रे, मानसिंह रे चोर रे जल्दी आओ। रामदास के घर के पड़ोस में मानसिंह नाम का एक पहलवान रहता था। रामदास की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। मानसिंह रे चोर रे जल्दी आओ रे। अरे यह तो रामदास की आवाज़ है, शायद उसके घर में चोर आ घुसे हैं। जल्दी पड़ोसियों को एकत्रित करूं। आनन फानन में मानसिंह ने बहुत से लोगों को एकत्रित किया और सभी लाठियां आदि लेकर रामदास के घर की ओर दौड़ पड़े। इधर रामदास का गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाहट ही इधर रामदास गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला ही जा रहा था। उसकी पत्नी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब गला फाड़ते ही रहोगे या चुप भी होगे? तुम्हारी चीख पुकार सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। हे भगवान, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? मानसिंह रे चोर रे जल्दी आओ रे। पहले तो चोरों की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन रामदास की पत्नी की बात सुनकर वे बुरी तरह चौंक उठे। भैया, रामदास की पत्नी ठीक कह रही है। यदि यह पागल इसी तरह चीखता रहा तो सचमुच लोग यहाँ आ पहुँचेंगे और हम घेर लिए जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, चलो पहले उसी का मुंह बंद करें। लेकिन तब तक रामदास का मुंह बंद करने में चोरों को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी मानसिंह और बहुत से लोग वहां आ पहुंचे थे। वे रहे चोर, मारो मारो। अरे बाप रे, मारे गए। और इससे पहले कि वे चारों संभल पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी। तोड़ डालो इनके हाथ पैर, ताकि फिर किसी के घर चोरी करने की हिम्मत ना करे। इस तरह रामदास की चालाकी से न केवल वे चारों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। भैया, मैं तो अब कभी रामदास के घर चोरी करने का नाम नहीं लूँगा, और मैं उसके घर तो क्या, उसके गांव भी नहीं जाऊँगा। सुनो भाइयों, इस पिटाई के बाद तो मैंने चोरी न करने का प्रण किया है। मैं भी कान पकड़ता हूँ। जब गाँव वालों को रामदास ने उन चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी व चालाकी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जवाब नहीं तुम्हारा रामदास, बेशक पूरे गांव में तुम्हारे जैसा चालाक कोई नहीं। अब बेचारे चोर डाकू तुम्हारे घर तो क्या, फिर कभी इस गांव का रुख भी नहीं करेंगे। समय बीतने के साथ साथ एक दिन रामदास अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का सबसे धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया और अपने परिवार के साथ आराम से जीवन निर्वाह करने लगा। लेकिन तब भी वह परिश्रमी, ईमानदार, नेक और दयालु था। समाप्त।